जैसा कि हम जानते हैं कि एक प्रोग्राम सर आपने कृषि मंत्री की बात किसानों के साथ शुरू की थी, उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए हैं। उसी कड़ी में माननीय कुलपति महोदय ने निर्णय लिया कि एक विश्वविद्यालय प्रोग्राम शुरू करेगा, सवाल जवाब प्रयोगशाला से खेत तक। और ये कार्यक्रम सर 1 तारीख को प्रत्येक महीने 12 बजे से चलेगा। क्योंकि आज टाइमिंग सर आपकी थी नहीं, क्योंकि किसानों को उस समय सुविधा होती है, तो हम लोग प्रत्येक महीने 1 तारीख से सर 12 बजे शुरू करेंगे। इसमें सर बहुत सारी जीविका की महिलाएं भी जुड़ी हैं, हमने लिंक सारी जगह दे रखी है, यूट्यूब में भी चल रहा है ये कार्यक्रम। सभी कृषि विज्ञान केंद्रों में सर किसान जुड़े हुए हैं बड़ी संख्या में। और हमने सर आज की थीम रखी थी फसल अवशेष प्रबंधन। करीब 3 बजे से सर ये लगातार प्रोग्राम चल रहा है, किसानों के जवाब भी आ रहे हैं, उसमें हमारा जो चैट बॉक्स है उसमें भी किसानों के जवाब कर रहे थे और लगातार प्रोग्राम चल रहा था। चूंकि समय कम है, मैं आपका आशीर्वचन अधिक चाहेंगे, तो मैं अपने माननीय कुलपति महोदय से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम का बारे में शुरू करते हुए जी। अभी हम सभी लाइव हैं और सबसे पहले तो दर्शकों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है BAU सबौर। दर्शकों हम आप सभी को बता दें कि बिहार कृषि विश्वविद्यालय की ये खास पहल, हमारे ये खास कार्यक्रम सवाल जवाब प्रयोगशाला से खेत तक आप सभी किसान भाइयों को समर्पित है। तो जी हाँ, आज इसकी शुरुआत और शुभारंभ माननीय कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वजीत जी के कर कमलों द्वारा किया गया है, तो हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कार्यक्रम में आप हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और सीधे अपने सवाल कृषि से जुड़े पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे जो स्टूडियो में मौजूद है वैज्ञानिक, उनसे सीधे आप जवाब पा सकते हैं, अपने सवालों के जवाब। तो अभी फिलहाल मैं आप सभी को बता दूं कि स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री कुमार सर्वजीत जी, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं माननीय कुलपति महोदय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर डॉक्टर DR सिंह सर, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं माननीय सांसद भागलपुर अजय मंडल सर, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर सबसे पहले एक सवाल आता है, अभी मैं कृषि मंत्री जी से एक सवाल करना चाहती हूँ। सबसे पहले एक सवाल आता है, हम प्रदूषण की बात कर रहे हैं और इसमें वायु प्रदूषण, अगर किसान भाई की फसल अवशेष जला रहे अपने खेतों पर, ये बहुत बड़ा कारण बन चुका है वायु प्रदूषण का। तो अब वक्त आ चुका है कि हमें फसल अवशेष प्रबंधन करना होगा, ताकि जो उर्वरा शक्ति है मिट्टी की वो बनी रहे, जो सूक्ष्म जीव है मिट्टी के वो बने रहे। और तो और अगर किसान भाई इसका प्रबंधन करते हैं तो आय का एक अच्छा स्रोत भी बन सकता है। तो सर बिहार सरकार इसके लिए क्या कुछ कर रही है? पहले तो मैं जो जुड़े हुए हैं पूरे सभी किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। आपका जो क्वेश्चन था पराली जलाने से क्या नुकसान होता है, हम तो बस यही कहेंगे किसानों को कि भला बताइए कोई अपने घर में खुद आग लगाना चाहता है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने घर में ही आग लगा लेंगे तो आप रहेंगे कहाँ? और मुझे लगता है कि किसानों को अपने पूर्वजों के इतिहास को खंगालना चाहिए कि क्या उनके दादा परदादा ने कभी खेत में आग लगाया। इंसान के ऊपर क्या होता है, आपकी जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है तो आपको भी जला दिया जाता है, मतलब कि आपकी पूरी जीवन लीला समाप्त हो गई। तो जब खेत में आग लगाएंगे तो एक तरह से यूं कहिए कि आपने अपने जमीन की पूरी जीवन लीला को समाप्त कर, आप अपने तो जले ही, साथ साथ जो जीवित हैं धरती पे लोग, आपके बच्चे, आपके परिवार, सबको आपने समाप्त करने की जो है साजिश रची है। अब देखिए हम लोगों के जो पूर्वज थे, धान की खेती होती थी, आज तो कृषि विभाग न जाने कितने प्रकार का यांत्रिकरण की सुविधा दे रही है, 80%, 90%, 70%, ये हम सब्सिडी दे रहे हैं। क्या आप हमसे खेती का यंत्र खरीदिए और उसको अपने खेतों में लगाइए, काम लीजिए उससे। उसके बावजूद भी लोगों की मानसिकता जो है थोड़ा जल्दीबाजी है। आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर बहुत जल्दीबाजी घर पहुंचना है तो एक्सीडेंट कर गए, ये स्थिति उत्पन्न हो गई है। जल्दीबाजी चाहते हैं, जला देंगे। अब भाई जलाने के बदले गला लीजिए। अगर आप जलाने की इच्छा रखते हैं तो उसको जलाने की इच्छा है तो गला लीजिए। बिहार सरकार डिकम्पोजर भी लेकर आई है, इसलिए मैंने कहा कि अगर जलाने के अंदर में इच्छा रखे हैं
तो जलाने के बजाय उसको खेत में गला, गला। फायदा हुआ आपको। बिल्कुल। तो किसान को क्या चाहिए? फायदा। अब पता नहीं लोगों को, किसान भाइयों को कौन व्यक्ति प्रेरणा दे देता है कि जला दीजिए, धान की खूंटी है जल जाएगी तो आपको जो राख बचेगा जमीन में वो खाद का काम करेगा। जब मर ही जाएगा, कोई चीज वस्तु जल गया, मर गया, फिर उसका कोई फायदा कैसे हो सकता है? तो जब आप जलाएंगे तो वह खाद नहीं बन सकता, गलाएंगे तभी वो खाद। हम लोगों ने, चूंकि जलवायु परिवर्तन से पूरी देश और दुनिया परेशान है, अगर इंसान ही अपनी धरती की रक्षा नहीं करेगा तो भगवान आएंगे क्या? आजकल तो देख ही रहे हैं, किसान की बात कम होती है, इंसान की बात कम होती है, मानवता की बात कम होती है, धर्म की बात ज्यादा होती है। तो धर्म से ही किसान जीवित नहीं रह सकते हैं। धर्म के नाम पे पर्यावरण को बचाना, अपनी धरती को बचाना, हम और हमारे किसान भाई, पूरे देश के लोगों को, बिहार के लोगों को ये जिम्मेवारी है कि आने वाला अपना पीढ़ी कैसे सुरक्षित रहे, कैसे खुशहाल रहे, इसकी जिम्मेवारी है। तो हम आपके माध्यम से अपील करेंगे कि कानून भी बहुत सख्त है, कुछ दंडात्मक कार्रवाई भी इस पर। कानून तो इतनी कड़ी है कि अगर किसी खेत में, किसी पंचायत के किसी खेत में जलते हुए पाया गया तो अधिकारी भी फंसेंगे जलाने वाले और किसान भी फंसे। अब बताइए कि जो बेचारा दिन भर खेतों में गरीब किसान काम करता है, अगर हमारे द्वारा उसके ऊपर FIR कर दिया जाए तो मुझे क्या नींद आती है? मुझे भी अच्छा नहीं लगता। हम रात दिन अन्नदाता हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं और हमारी कलम बढ़ रही है उनके ऊपर FIR करने के लिए। तो यह FIR उनके लिए एक सबक है कि तुम्हारे जो परिवार है, तुम्हारे जो बच्चे हैं, उसको कैसे सुरक्षित रखोगे, इसलिए FIR कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपका जो ये कार्यक्रम चल रहा है और जो किसान भाई हमसे जुड़े हुए हैं, इस यहाँ से आज जुड़े हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी आप सबों की बात को सुन के इससे बचेंगे और अपनी जो पवित्र धरती है उसको सुरक्षित रखेंगे। तो दर्शकों, हमारे साथ हैं अभी कृषि मंत्री, जो आपको बता रहे थे कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी पर्यावरण को बचाना है और अपने आने वाले पूर्वजों को आपको स्वस्थ रखना है, तो फसल अवशेष प्रबंधन करना होगा। अब हमारे साथ माननीय कुलपति महोदय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, डॉक्टर DR सिंह सर है। सर, मैं आप सभी पहले दर्शकों को बता दूं कि जब से सर ने अपना कार्यभार संभाला है कुलपति का, तब से सर निरंतर वैज्ञानिकों, यानी हमारे जो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक हैं, उनके साथ विचार मंथन करते रहते हैं कि कैसे नई नई तकनीकों को विकसित किया जाए और ये नई नई तकनीकें उनके पास कैसे पहुंचाया जाए। तो अभी इस कार्यक्रम की बात करते हैं सर। तो ये जो कार्यक्रम है, ये आपकी ही दिशा निर्देशन में मीडिया सेंटर द्वारा शुरू किया गया, तो इसके पीछे आपकी क्या सोच रही है और आप इस कार्यक्रम को आगे कहाँ तक? इस क्वेश्चन का आंसर कुलपति महोदय दें, उसके पहले मैं इनको अपनी मंत्रालय और बिहार सरकार की ओर से मैं बहुत बधाई देता हूँ। बधाई पाते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं और जब कोई व्यक्ति आता है उस लाइन में, पहली उनकी जिम्मेवारी होती है कि अच्छा एजुकेशन, मतलब कि इस कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं पढ़ करके और दुनिया में नाम रोशन करें और किसान को सुविधा, जानकारी। अगर कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में अगर जाते हैं BC बनकर, तो अगर उनका अपनी यह सोच है किसानों के प्रति, इससे बड़ा सौभाग्य बिहार वासियों को मिल सकता है। तो मैं अपनी ओर से और सरकार की ओर से कुलपति महोदय को बहुत बधाई देता हूं कि जो इनका विचार है और जो काम करते हैं, इसमें मुझे पूरा भरोसा है कि बिहार का किसान और इस कॉलेज के छात्र निश्चित तौर से बिहार का नाम भी रोशन करेंगे, किसानों को अपार फायदा।
आपको बहुत बहुत बधाइयां भी मिल चुकी है, शुभकामनाएं भी मिल चुकी हैं सर, और आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कृषि और किसान हमारे देश की धड़कन है जी। हमारा देश का 41 करोड़ पॉपुलेशन कृषि के पर आधारित है, और इसीलिए सरकार भी या आम जनमानस भी कृषि वैज्ञानिकों की तरफ ज्यादा देखता है। यह बात सच है कि हम वैज्ञानिक रात दिन अपने प्रयोगशाला में काम करते रहते हैं। प्रयोगशाला से जो चीज निकल के आती है उसको हम किसान तक कैसे पहुंचाएं, ये पूरे देश में चुनौती है। लेकिन मुझे बहुत हर्ष की बात है कि बिहार सरकार का जो इकलौता कृषि विश्वविद्यालय है, और बिहार सरकार हर मामले में इस विद्यालय को सपोर्ट करती है, चाहे कृषि हो, चाहे किसान हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो। इसीलिए अभी हाल ही में हम लोगों ने माननीय मंत्री जी का एक प्रोग्राम लॉन्च किए थे, किसानों की से बात की, हाँ चुकी थी। उसी से इसका ओरिजिन हुआ कि कैसे हम प्रयोगशाला से खेत तक एक सवाल जवाब लेकर के हम पूरे देश के किसानों के बीच में जाए। और हमारा एक सौभाग्य है इस विद्यालय का, इस विद्यालय में हर प्रदेश के लोग यहाँ पे हैं, सारे प्रदेश के लोग, चाहे साउथ का हो, चाहे नॉर्थ का हो, चाहे ईस्ट का हो, वेस्ट का हो, तो सारे भाषाएं यहाँ अवेलेबल है। ये सब सोच करके, अब चूंकि इतना अनुसंधान कार्य हमारे यहाँ हो चुका है हमारे विश्वविद्यालय में, हम अपने बिहार राज्य के किसानों के साथ साथ कैसे अन्य राज्यों के किसानों से जुड़े हैं, ये मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों नहीं एक हम YouTube चैनल के माध्यम से एक सवाल जवाब रखें, और महीने में एक बार हम करेंगे। और मुझे बहुत खुशी है, बहुत गर्व की बात है कि माननीय मंत्री जी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन कर रहे हैं। और मेरा ये सौभाग्य है कि माननीय सांसद जी भी हमारे साथ में हैं, माननीय विधायक जी भी हैं। मैं आप सभी लोगों का भी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको स्वागत करता हूँ, और चाहता हूँ कि आप लोग भी जो आज सवाल जवाब का एक सिलसिला शुरू होगा, हर महीने में हम करेंगे, हर शनिवार को हर महीने के पहले शनिवार को करेंगे। तो आप लोग भी चूंकि एक जनमानस को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये सूचना आम किसान तक कैसे पहुंचे, मैं तो समझता हूं कि आप लोग एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकते हैं हमारे लिए। ये जो चीजों को आप देखते हैं विश्वविद्यालय में, विश्वविद्यालय की तकनीक को, वैराइटीज को जो भी डेवलप की जाती है, हम आसानी से आपके माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो मेरा यहाँ अनुरोध होगा कि माननीय मंत्री जी से भी, माननीय सांसद जी से भी, और माननीय विधायक जी से भी, कि विश्वविद्यालय के क्रियाकलापों को जब भी आप आम जनमानस के बीच में जाएं, वहां पे मोस्टली किसान रहते हैं। आपका पॉपुलेशन जो भी है, आप जिस मास को संबोधित कर रहे होंगे, वहाँ करीब 80 से 90% लोग किसान लोग ही रहता है। तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए कि बिहार कृषि विद्यालय में जो अनुसंधान कार्य हुए, उस अनुसंधान कार्य को उनके तक पहुंचाएं। और हमारा भी प्रयास ये होगा कि कौन सी चीजें जो अच्छी चीजें हैं, हम लेकिन किसानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारा एक माध्यम तो ऑनलाइन माध्यम हो गया, लेकिन आपके माध्यम से भी हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और आपको भी हम उसकी कॉपी या उसका जो डिटेल ब्यौरा है उसको आपको भी हम देंगे। इस सिलसिले में हमने एक मैगजीन भी निकाला था किसान के लिए, वो भी किसान संदेश, और हमने बताया है कि सभी माननीय विधायक गण को जो है उसकी कॉपी हर महीने जाना चाहिए। ये प्रयास विद्यालय का है, और हम रात दिन यही सोचते रहते हैं कि कैसे हम अंतिम छोर तक जो दूरतम किसान हम बैठे हैं, अपनी तकनीक को हम लेके जाए। और आप लोगों ने देखा है अभी हाल ही में कि बिहार सरकार ही पूरे देश में ऐसी सरकार है जहाँ पे कृषि का जो संचालन होता है कृषि रोड मैप के माध्यम से होता है। ये पहला प्रदेश है पूरे देश में, और माननीय राष्ट्रपति जी ने इसका विधिवत उद्घाटन किया, और पिछले कई रोड मैप से कितना विकास हुआ बिहार राज्य का, और ये सिलसिला अभी शुरू है। अगले 5 वर्षों के लिए हम लोगों को एक रोड मैप मिल गया है, उसमें विश्वविद्यालय का भी रोल बहुत बड़ा रोल है। तो साइंटिफिक चीजें करने के साथ साथ भी प्रयास हमारा रहता है कि हम अधिक से अधिक किसानों से जुड़े,
उसी सिलसिले में आज हम एक सवाल जवाब लेके आए हैं। एक बार पुनः मैं अपने विद्यालय की तरफ से, अपनी तरफ से माननीय मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने समय निकाला हमारे लिए, और ये आपका बड़कपन ही है कि, और मैं अक्सर देखता हूँ कि करीब 30 से 40 दिन के बीच में आपका एक प्रोग्राम हमारे यहाँ कहीं कहीं लग जाता है। तो इससे हमको बहुत सहूलियत होती है कि हम पिछले 30-40 दिन में जो काम किए हैं हम आपको बताते हैं और आप एक माध्यम बन करके आगे तक पहुंचाते हैं। मैं माननीय सांसद जी का भी बहुत आभारी हूँ, माननीय विधायक जी का भी आभारी हूँ कि आप सभी लोग इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं पूरी अपनी विश्वविद्यालय के जो प्रसारक टीम है उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। आप लोगों ने काफी अच्छा काम किया है, और जब भी मैं कुछ नया सोचता हूँ और आपके सामने लेके आता हूँ तो आप लोग तुरंत उसको अमल करने का प्रयास करते हैं। इसके लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका माननीय कुलपति महोदय। हमारे साथ हैं माननीय सांसद अजय मंडल जी। सर, कुछ संदेश जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं आप उन्हें देना चाहेंगे? आज के सवाल जवाब के प्रोग्राम में माननीय मंत्री जी, वीसी साहब और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हुए सभी किसान भाइयों, सबसे पहले सबों को मेरा प्रणाम। यकीनन हमारे सबूर कृषि विश्वविद्यालय से कई वर्षों से किसानों के लिए अच्छे अच्छे बीज का प्रयोग, यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं, किसान वैज्ञानिक, उन्होंने हमारे क्षेत्र और हमारे देश, क्षेत्र नहीं पूरे देश में बहुत अच्छे अच्छे फसल उगाने से लेकर के कटाई तक की मशीनों की सुविधा, उनका व्यवस्था रखने की सुविधा, ये सारी चीज की जानकारी देते रहे। और इस कृषि विश्वविद्यालय का सौभाग्य है मेरा कि ये हमारे क्षेत्र में और हमारे क्षेत्र के किसानों को इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलता है। और बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जब वीसी साहब बोले रहे थे कि हर वक्त हमें बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान इस कृषि विश्वविद्यालय पे रहता है और हर चीज से सहयोग देते हैं, और जिनका सहयोग का फायदा हमारे किसान भाई अच्छी तरह उठाते हैं और तकनीकी के माध्यम से खेती करने के बाद उनका अच्छा एक फसल भी होता है। क्योंकि बिहार के ही मुख्यमंत्री थे, पहला मुख्यमंत्री है पूरे देश के अंदर जिन्होंने मौसम को भी पहले पकड़े और जल जीवन हरियाली जैसे अच्छे प्रोग्राम को, अच्छे कार्यक्रम को, क्योंकि वायु परिवर्तन हो रहा है, इसको पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पहले ही खेत का रोड मैप के खेत का प्रयोग किए और इससे बिहार हमारा सबसे पूरे देश में खेती के मामले में आगे है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री जी को और खास करके जनरल वीसी साहब को, जिन्होंने इस तरह का संदेश, सवाल जवाब के संदेश में पूरे देश ही नहीं दुनिया को बताने का काम कर रहे हैं, मैं इन्हें भी धन्यवाद देता हूँ इस अच्छे अच्छे प्रोग्राम के लिए और ऐसा कार्यक्रम के लिए। जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ थे माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री कुमार सर्वजीत जी, हमारे साथ थे माननीय कुलपति महोदय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर डॉक्टर टी.आर. सिंह सर, और साथ ही हमारे साथ थे माननीय सांसद अजय मंडल। और इसके साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी के लिए मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित फसल अवशेष प्रबंधन पर फिल्म बनाया गया है, जिसे आप सभी देखेंगे। फिलहाल इसके बाद हम आपसे मिलेंगे हमारे जहां विषय फसल अवशेष प्रबंधन पर, और अब आप अपने सवाल पूछ सकते हैं और जवाब पा सकते हैं स्टूडियो में मौजूद हमारे वैज्ञानिकों से। साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे साथ हैं विधायक महोदय, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, आप कुछ संदेश हमारे किसान भाइयों को देना चाहेंगे? मैं इस बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा जो प्रायोजित है सवाल जवाब प्रयोगशाला से खेत तक, इस कार्यक्रम में हमारे कृषि मंत्री भी उपस्थित है, हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय भी हैं
और हमारे सांसद महोदय भी है, हम किसानों को कहना चाहते हैं कि अब परंपरागत खेती का जमाना नहीं रहा। अब एग्रीकल्चर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जो प्रयोगशालाएं हैं उसमें रिसर्च होता है कि किस सीजन में कौन पौधा, कौन खेती किसान को फायदा देगा। इसलिए किसानों से हम कहना चाहते हैं कि आप लोग काइंडली इस विश्वविद्यालय से जुड़िए और यहाँ के जो हमारे माननीय वैज्ञानिक हैं जो दिन रात अहर्निश मेहनत करके प्रयोगशाला में जो रिजल्ट प्राप्त करते हैं कि बदलते हुए वातावरण में कौन खेती कैसे किया जाए, किस यंत्र का उपयोग कैसे किया जाए, इसका लाभ यहाँ से जुड़ करके मिलना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए। हमारा क्षेत्र सुल्तानगंज है और सुल्तानगंज के बहुत सारे किसान इस विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। हम पूरे देश के किसानों को ये कहना चाहते हैं, ये जो बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के हमारे वैज्ञानिक इतना मेहनत करते हैं प्रयोगशाला में, इसका आप लोग लाभ उठाइए और लाभ उठा करके भारत को केवल अपने लिए खाद्यान्न उत्पन्न करने की जरूरत नहीं है। अब भारत को अब आप जानते हैं अरब देश का आदमी अनाज आप ही का खाता है, भारत का खाता है। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया को हम खाद्यान्न उपलब्ध करा सके। इसके लिए किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम से जुड़िए और यहाँ के जो वैज्ञानिक प्रयोगशाला से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसका फायदा उठाइए और परंपरागत खेती को अब छोड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसके बाद बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं यूट्यूब चैनल पर माननीय कृषि मंत्री जी के लिए। और एक सवाल है, जीविका की समूह बीज उत्पादन करना चाहते हैं तो कृषि विभाग कैसे मदद करेगा उनकी? जीविका की दीदी को पहले आपके माध्यम से नमस्कार। बीज उत्पादन ये बड़ा एक सब्जेक्ट जो है ना, बड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर जीविका की दीदी बीज उत्पादन शुरू कर देंगे तो फिर ये हमारे कॉलेज के साइंटिस्ट क्या करेंगे? कॉलेज रिसर्च करती है, सीड का उत्पादन करती है, उसके बाद उसकी परीक्षण करती है कि ये जो सीड आया है, ये जो हम किसानों के बीच में बांटेंगे, ये फलदार होगा कि नहीं। सारे रिसर्च किए जाते हैं। लेकिन जीविका की दीदी को हम ये जरूर कहेंगे कि कॉलेज के अंदर में जितने सारे रिसर्च हो रहे हैं बीज, आइए यहाँ जीविका की दीदियों के लिए दरबार हमेशा खुला होता है। ट्रेनिंग करिए, सीखिए और सीखने के बाद जो नई नई चीज है, जैसे जीविका की दीदियों ने जो उनकी सास जो खाती थी ना, मड़ुआ जौ सास, समझ रहे हैं, तो मोटे अनाज जो है उनकी जो सास थी वो खाती थी और जब ये बहू बन के आई तो इनको समाप्त कर दिया। फिर से उनको सीखना पड़ेगा कि उनकी माँ और उनकी दादी और उनकी सास क्या खाती थी, जिससे इंसान का लंबी आयु होता था, बीमारियां कम होती थी। तो जीविका की दीदी से हम ये जरूर सहयोग लेंगे कि गांव तक मोटे अनाज का प्रचार हो। जीविका की दीदी बताएं, इवन कि कॉलेज से मोटे अनाज का बीज भी ले जाएं, वो होगा कैसे इसकी ट्रेनिंग भी ले लो और गांव में पैदावार बढ़ाएं, ताकि लोगों का जो दिक्कतें आ रही हैं, बहुत कम उम्र में मौत को नजदीक बुला लेना वगैरह वगैरह। आप देखे होंगे गर्भवती महिलाएं जो हैं, पहले मुझे याद है हम लोगों का जो जन्म हुआ गांव में हुआ। अभी का क्या है कि बिना अस्पताल का कोई चांस नहीं होता है, क्योंकि मोटे अनाज में जो फायदे थे, जो गर्भवती महिलाओं को जिससे ताकत मिलता था, सब का छोड़ करके हम लोग मगही में बोलते हैं भात और चोखा,
वही शुरू कर दिया सर। तो मैं अपील करूंगा जीविका की दीदी से कि आप बिहार के माने एक तरह से जन्मदाता हैं, और बिहार के हमारे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जीविका की दीदी के ऊपर बहुत भरोसा करते हैं। तो जब मुखिया ही हमारा बिहार का इतना भरोसा करता है, तो जीविका की दीदी से अपील होगा कि मोटे अनाज की शुरुआत गांव में कराएं और कॉलेज से उसकी भरपूर फायदा। जी, और इस साल हम सभी मना भी रहे थे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023। और फिलहाल एक और सवाल आया है सर, माननीय कृषि मंत्री जी से हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। एक और सवाल है कि मत्स्य कृषकों के लिए क्या प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है? देखिए, मुझे जहां तक जानकारी है कि इस कॉलेज में उसकी शिक्षा दीक्षा होती है, ट्रेनिंग होती है, और किशनगंज जो कॉलेज है इसी का एक पार्ट है। तो फिशरी कॉलेज जो है, जब मैंने जाके देखा तो मुझे खुद ही विश्वास नहीं हुआ कि बिहार में भी ऐसा कॉलेज हो सकता है। एग्रीकल्चर कॉलेज तो मैंने पहली बार देखा था। हम चूंकि इंजीनियरिंग लाइन से थे, हम लोगों को उस जमाने में इतना आइडिया नहीं था कि एग्रीकल्चर भी कुछ होता है। नहीं तो इंजीनियरिंग छोड़ के मैं पक्का बताता हूँ कि यही पढ़ाई करता हूँ, तो उस समय आइडिया नहीं था। तो जो मत्स्य पालन जो चाहते हैं, मछली का कारोबार, उसको उत्पादन बढ़ाना, पालना कैसे होता है, सारी चीज की जानकारी वो कॉलेज में आकर के निश्चित तौर पर उनको मिलेगा। जहां उनको इच्छा है, किशनगंज में जाना चाहते हैं वहां भी मिलेगा, यहाँ आना चाहते हैं यहाँ भी मिलेगा, और पूरे अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि युवाओं को इसमें आगे आना चाहिए, आगे आए, और ये व्यापार है। अच्छा मछली का आप उत्पादन करेंगे, अच्छा कमाएंगे, परिवार खुशहाल होगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे बीच थे, फिर से एक बार बता देती हूँ, माननीय कृषि मंत्री बिहार सरकार श्री कुमार सर्वजीत जी, माननीय कुलपति महोदय बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर डॉक्टर डी.आर. सिंह सर, और माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय, हम इन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। आप सभी ने अपनी कीमती वक्त निकाल कर हमारे बीच आए और आज इस कार्यक्रम के शुभारंभ में आप सभी ने अपना ये कीमती वक्त दिया, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम, जी हाँ, सवाल जवाब प्रयोगशाला से खेत तक। और आज इस विषय, जी हाँ, हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। इस विषय पर हमारे एक्सपर्ट मौजूद हैं हमारे साथ। मैं आप सभी को बता दूं, हमारे साथ हैं इंजीनियर पंकज कुमार, जो कि वैज्ञानिक हैं केवीके सबौर, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं अनीता मैडम, जो कि विषय वस्तु विशेषज्ञ हैं, और हमारी जो महिला किसान हैं उनके बीच काफी फेमस है अनीता दीदी के नाम से। जो भी महिलाएं आती हैं यहाँ ट्रेनिंग के लिए, अनीता दीदी से जरूर मिलकर जाती हैं। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैडम। इसके बाद हमारे साथ हैं वैज्ञानिक मृदा विज्ञान विभाग से डॉक्टर कस्तूरिका सेन बेउरा, और मैडम वैज्ञानिक हैं मृदा विज्ञान विभाग में। तो आज एक्सपर्ट के रूप में हमारे साथ ये तीन वैज्ञानिक हैं। आप चाहे तो सवाल कर सकते हैं किसान भाइयों फसल अवशेष प्रबंधन पर, जी हाँ, विषय याद रखें, और अपने सवाल के सीधे जवाब पा सकते हैं हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद वैज्ञानिकों के माध्यम से। यूट्यूब चैनल हमारा BAU सबौर, आप यहाँ पर कमेंट के माध्यम से अपने सवाल पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं पंकज सर से जानना चाहूंगी। सर, हम बात करते हैं फसल अवशेष प्रबंधन की, लेकिन हमारे दर्शकों को आप एक बार ये बता दें कि फसल अवशेष यानी कि पराली, ये क्या है, और अगर हम पराली प्रबंधन नहीं करते हैं तो क्या कुछ नुकसान हो सकता है? देखिए, पराली या फसल अवशेष जो कहते हैं, जैसे कि अभी धान का फसल अभी लगा हुआ है और कंबाइन हार्वेस्टर या फिर रीपर से जो कटाई करते हैं, रीपर से कटाई करने पर तो वो जो पुआल है या फिर अन्य उसके साथ में जो है वो तो हटा लेते हैं, लेकिन कंबाइन हार्वेस्टर से जो हम एक साथ में कटाई और थ्रेसिंग और उसकी सफाई जो साथ में करते हैं, उसको कंबाइन हार्वेस्टर से उसके द्वारा हमारा जो पुआल जो खेत में गिर जाता है उसी को हम पराली कहते हैं, या फिर हमारे भागलपुर में उसको पुआल कहते हैं। तो हम इसमें बताना यही चाहेंगे कि अगर उस पुआल को अगर आप जला देते हैं तो आप को लगभग 3 किलो जो है हवा में हानिकारक तत्व जो है आपको मिलेगा, जो शरीर के लिए हानिकारक होती है। और
लगभग 60 किलो कार्बन मोनोऑक्साइड और 1407 किलो कार्बन डाइऑक्साइड और 2 किलो सल्फर डाइऑक्साइड उससे निकलता है। तो ये बस पर्यावरण में हानिकारक ही होता है इसमें, जो कि नहीं जलाना चाहिए। और जितना भी हमारे मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव है उसका भी ह्रास हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है, जो कि हमको सूक्ष्म जो सूक्ष्म पोषक तत्व जो प्रोवाइड करवाते हैं वो खत्म हो जाता है। जी। अनीता मैडम से एक सवाल है। अभी हम बात कर रहे हैं महिला किसानों की बात की मैंने, और उसमें महिला किसान जो है मशरूम उत्पादन आज बहुत ही बड़े पैमाने पर कर रही हैं। तो अगर हम पराली प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन की बात करते हैं मैडम, तो ये फसल अवशेष प्रबंधन को अपनाकर महिला किसान अपनी आय में इजाफा कैसे कर सकते हैं? अच्छा क्वेश्चन है तुम्हारा। क्योंकि अभी जैसे हम लोग देखते हैं कि इतनी समस्या आ रही है, किसान जो पराली का को जला दे रहे हैं, उसका सही प्रबंधन नहीं कर रहे हैं, और इससे हमारा पर्यावरण में भी बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये मशरूम उत्पादन एक ऐसी विधा है कि जो यदि हम अपने जो कृषि अवशेष है उसका उपयोग मशरूम उत्पादन में करते हैं, तो न केवल जो थ्रेट हमारे पास आज है कि हम यदि पराली को जलाते हैं तो जो हमारा प्रदूषण होता है वायुमंडल में, ग्लोबल वार्मिंग होता है, कई सारी समस्या फिल्म के माध्यम से भी देखा है कि कई सारी स्वास्थ्य समस्या वो होता है। वो यदि हम उसी पराली को, यदि हम जैसे कभी धान कट रहा है उसका जो कृषि अवशेष है, तो उस अवशेष को, या फिर गेहूं का जब हम काटते हैं उसको भी भूसा होता है, या और भी कोई कृषि अवशेष है, वो मक्का हो, गन्ना हो, दलहन फसल हो, कोई भी कृषि अवशेष से हम मशरूम का उत्पादन कर सकते हैं। जी, इसकी छोटी सी तकनीक है जिसमें कि बहुत पढ़े लिखे होने की आवश्यकता है। जो बिल्कुल अनपढ़ है, जो पढ़े लिखे नहीं है, वो किसान भाई बहन या महिला जो भी हो, वो यदि अपने जो पास के कृषि विज्ञान केंद्र है, हर एक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र है, वहाँ पर कोई वैज्ञानिक होते हैं जो कि मशरूम से संबंधित प्रशिक्षण देते हैं। वहाँ यदि जाकर के वो छोटी सी तकनीकी प्रशिक्षण ले लेते हैं, वो बड़े ही आराम से मशरूम उत्पादन कृषि अवशेषों का प्रबंधन करके कर सकते हैं। इससे सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारे पर्यावरण का नुकसान होने से बच रहा है, उसके साथ साथ हमें गुणवत्ता युक्त प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ का हम उत्पादन अपने घर में करते हैं, और इससे न केवल हमारा पर्यावरण बचता है, जो हमारा पराली उसका सही प्रबंधन होता है, बल्कि जो हमारा अभी हमारे देश में के बच्चे काफी कुपोषित हैं। हम यदि हर घर में महिलाएं मशरूम का उत्पादन करने लगे तो बच्चों का जो कुपोषण है वह भी दूर हो सकता है, क्योंकि जो बच्चों में कुपोषण होता है वह मुख्यतः क्वालिटी प्रोटीन नहीं खाने के कारण होता है। और यदि हम क्वालिटी प्रोटीन युक्त मशरूम का घर में उत्पादन करेंगे और खाएंगे तो हमारे बच्चे भी पोषित रहेंगे, और हमारा जो कुपोषण, हमारे जो समस्या है, ज्वलन समस्या है, उसका भी कुछ हद तक हम निदान कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे हमारे अभी कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि हमारे जो कहीं भी कोई यूथ थे या जो भी माइग्रेट करके दूसरे अर्निंग के लिए जाते हैं, वो यदि अपने घर में ही मशरूम के उत्पादन करके करना शुरू करें, एक घर के पास उनके लिए एक स्वरोजगार का जरिया हो सकता है। इस तरह हमारा मशरूम उत्पादन एक स्वरोजगार का भी जरिया हो सकता है। इसके साथ ही साथ जो यदि मशरूम का उत्पादन, एक हमारा जो बिहारी कल्चर है, जो हम कोशिश है कि चाहे कोई भी कंडीशन हो, हर घर की महिला खेत नहीं जा सकती। ऐसा हमारा कुछ सामाजिक ताना है कि हमें कितना भी आवश्यकता हो तो हम उससे ऊपर नहीं उठ पाते हैं। हमारे घर की महिला कुछ ऐसा है, उन घरों की महिला खेत नहीं जाती हो, उनके लिए मशरूम उत्पादन एक वरदान। वो घर पे अपने चार दीवारी के अंदर बैठ के पिछवाड़े में कोई कमरा बना के, या घर में कोई खाली पड़ा हुआ कमरा में बड़े आराम से मशरूम की खेती कर सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं हमारे युवा के रोजगार का सृजन भी है, एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है, हमारे महिला सशक्तिकरण का एक जरिया भी है। तो और हमारा जो सबसे बड़ा थ्रेट है भी कि इस पराली को यदि हम सही प्रबंधन नहीं करके उसे जलाते हैं या उसका सरलने कर छोड़ देते हैं, उससे हमारा पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो भी हमारा बचेगा। और तो ये मशरूम उत्पादन के साथ और भी कई विधान है जिसमें कि हम प्रणाली को आय के रूप में ले जा सकते हैं। जैसे क्या अभी पुआल के पेंटिंग बनाते हैं, उसका आर्ट बनाते हैं, वो काफी महंगा भी बिकता है और उसका बाजार भी उपलब्ध है। हमारे कई जिलों में बहुत अच्छा इसका काम हो रहा है। तो उसका के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है। प्रशिक्षण लेकर के एक अच्छा पेंटिंग 20-20 हजार तक में बिकता है, जो अच्छा क्वालिटी का पेंटिंग बनता है। फिर उससे खरीदार है
तो उस तरह का भी आप कर सकते हैं, या फिर प्लेट वगैरह बना सकते हैं। बहुत तरह का ऑप्शन है। मतलब जो यदि किसान भाई को सही ढंग से अवेयर करे और उन तक जो भी विभिन्न तकनीक हमारे बीच है वो यदि उनके पास प्रचारित करें, तो हमें नहीं लगता है कि हमारी इतनी बड़ी समस्या है वो समस्या रहेगी। बस थोड़ा सा किसान भाई को समस्या क्या आती है कि हम जो बड़े किसानों से बात किया है उनसे संपर्क में आते हैं, तो वो कहते हैं कि मैडम पहले हम उतने लेबर लगा के उसको कटवाएंगे फिर उसको रखेंगे। तो उनको ये जागरूक करने की आवश्यकता है कि भाई ये आपके लिए, आपके आने वाले जो आपके बच्चे हैं, जो आपका भविष्य है, आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए जरूरी है। हर चीज सिर्फ अपने लिए नहीं किया जाता है, कुछ आप आने वाले अपने पीढ़ी के लिए कीजिए, अपने पर्यावरण को संजोइए, अपने मिट्टी को संजोइए। और जो आप कह रहे हैं कि आपको लेबर खर्च लग रहा है, वो इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में बदलिए आप, ताकि जो आप लगा रहे हैं उससे ज्यादा आपको मुनाफा आ जाए। बस सोच बदलने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि उसमें कोई हमको खर्च लगता है, अपने मानसिकता बदलने की जरूरत है। और सबसे बड़ा चीज है उनको अवेयर करना, उनको जानकारी देने कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वो जब कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे चीजों को, जितना हमको खर्च हो रहा है उससे ज्यादा कहीं ना कहीं मुझे मुनाफा हो रहा है। और जो सबसे बड़ा मुनाफा है जिसको हम कॉस्ट में कैलकुलेट नहीं कर सकते, जिससे कि हम ले ही नहीं सकते कि हमको कितना बचत हो रहा है, वो है अपने आने वाले भविष्य के लिए, अपने पीढ़ी के लिए जो हम पर्यावरण को, मिट्टी को बचा रहे हैं, उसका कोई कॉस्ट नहीं, उसको हम आकलन ही नहीं कर सकते हैं। ये उनको समझाने के लिए। जी। तो यहाँ पर किसान भाइयों, आपने जाना, मैडम ने बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी को समझाया कि कैसे फसल अवशेष प्रबंधन कर आप आर्थिक तौर पर भी मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं और अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं। फिलहाल एक बार फिर मैं दर्शकों, हमारे किसान भाइयों, आप सभी को बता दूं कि आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। आप इससे जुड़े सवाल हमारे YouTube के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिलहाल एक सवाल कई बार आ रहा है, यहाँ पर केवीके से हमारे 2 वैज्ञानिक गण हैं और सवाल ये आ रहा है, बार बार पूछा जा रहा है, ये गोपाल रॉय जी का है कि केवीके FPO वालों के लिए क्या कर रही है, क्या मदद कर रही है उनके साथ, ये बार बार सवाल आ रहा है। आपको जो मेरे सुन पा रहे हैं, तो ये आपको सरकार FPO के लिए काफी योजना बनाई है, बहुत तरह का प्रबंध फंड आपको दे रही है। आपको केवीके से एक्सपेक्टेशन क्या है, क्या आप चाहते हैं केवीके से? मान लीजिए आप FPO में आपको बहुत तरह की एक्टिविटी है, आप किस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, उस एक्टिविटी में आपको रियलिटी में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, वहाँ आप तकनीकी रूप से आपको केवीके सपोर्ट करेगी। आपको जहाँ तक फाइनेंशियल सवाल है तो आपको सरकार देती है, उसमें केवीके आपको कोई सहयोग नहीं करेगी। हाँ, आप यदि किसी तरह का उसमें इंटरप्राइज कर रहे हैं, किसी तरह का खेती कर रहे हैं, उसमें कोई समस्या है, उसमें जो भी तकनीकी समाधान है वो आप कृषि विज्ञान केंद्र करेगी, आप अप्रोच कीजिए कृषि विज्ञान केंद्र से, और वो अप्रोच आपके द्वारा आना चाहिए। हमारे FPO की ये आवश्यकता है, हम उस पर आप हमको प्रशिक्षण दीजिए, या ये समस्या आ रही है तो आपके समस्या के आधार पर समाधान किया जाएगा। और ऐसे जो FPO की योजना है वो सरकार की योजना है। कृषि विज्ञान केंद्र बस आपको तकनीकी सहयोग करेगी, जहाँ आपको समस्या आती है वो आपको आप जो भी जहाँ जिस जिले में भी आप है वहाँ कृषि विज्ञान केंद्र से सीधे तौर पे आपको जुड़ना होगा, उनसे सीधे तौर पे संपर्क करना। मैडम ये पूछना चाह रहे हैं कि फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है या नहीं? बिल्कुल, फार्मर के हमेशा हर कृषि विज्ञान केंद्र में एक कैलेंडर होता है, उसके माध्यम से ट्रेनिंग चलता रहता है। तो आप कृषि विज्ञान केंद्र में जा करके आप वहाँ रजिस्टर्ड हो जाइए, और वहां से कभी कभी हर कृषि विज्ञान केंद्र का अपना अपना तरीका है। जैसे हमारे केंद्र में कुछ ग्रुप बने हुए हैं, किसानों का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, जो भागलपुर कृषि विज्ञान केंद्र की बात करें तो वहां पर एक किसानों के लिए एक रजिस्टर है, जो किसान हमारे यहाँ विजिट करते हैं, उनकी क्या आवश्यकता है, ट्रेनिंग नीड क्या है, वो उसमें मेंशन करते हैं कि हमको इस विषय पर प्रशिक्षण चाहिए। जब हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ, जैसे कम से कम 25 ट्रेनिंग हो, तब हम लोग प्रशिक्षण का आयोजन करते हैं। यदि उतने प्रशिक्षणार्थी हो जाते हैं कि हम डिमांड करते हैं हमको ये इस विषय प्रशिक्षण चाहिए, तो फिर हम लोग स्लॉट में उस विषय प्रशिक्षण करते हैं, और उनको टेलीफोन के द्वारा जो समूह में जुड़े उसके माध्यम से मैसेज दिया जाता है अमुक तिथि पे अमुक विषय का प्रशिक्षण है, कितने समय तक आप आकर प्रशिक्षण लेंगे। जी जी। और ये इस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कभी कभी कोई किसान भाई क्या होता है, जो हम लोग देखते हैं कि आते हैं कि मैडम हम लोग इतना दिन पहले आए थे, हमारा बारी नहीं आया। तो एक्चुअली होता है क्या कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में जो मैन पावर है कि किस विषय के वैज्ञानिक हैं, किस विषय के नहीं है, उससे भी थोड़ा डिपेंड करता है कि वो प्रशिक्षण आयोजित होता है कि नहीं होता है। दूसरा चीज,
यदि मान लीजिए हमारे पास दो ही कोई किसी विषय के कोई किसान आए, उसको इंडिविजुअली हम लोग संबंधित वैज्ञानिक का या कुछ उनसे कंसल्टेंसी दे देते हैं कि ये इस तरह से करके आप इसका समाधान कर सकते हैं। और प्रशिक्षण आयोजित करेंगे, कम से कम 20 ग्रुप को तो हम लोग प्रशिक्षण आयोजित करते हैं। जी, तो गोपाल राय जी, आपको अपने सवालों का जवाब गोपाल राय जी कहाँ से है? कमेंट के माध्यम से हमें बताएंगे वो, आप कहाँ से हैं आप बता दीजिए। और आपको अगर कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमारे केवीके सबौर आ सकते हैं या फिर अपने निकटतम केवीके भी जा सकते हैं। फिलहाल आज का हमारा विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। एक बार फिर से मैं आप सभी को बता दूं, इससे जुड़े सवाल आप हमारे वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं। जो भी हमारे किसान भाई, हमारे दर्शक हमारे BAU यूट्यूब चैनल के माध्यम से जुड़े हैं। फिलहाल हमारे साथ हैं कस्तूरिका मैम। मैडम, अगर हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ाने की, तो फसल अवशेष प्रबंधन करके कैसे हम मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ा सकते हैं? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी अनु कि ये सवाल आपने किया। हम लोग ज्यादातर किसान यही सोचते हैं कि हम लोग अपनी वृद्धि कैसे करेंगे, अपनी यील्ड उपज में कैसे वृद्धि करेंगे ताकि हम लोग इकोनॉमिक मतलब बेनिफिट मिल सके उनको। लेकिन कोई भी हमारी मृदा के बारे में नहीं सोचते हैं। जैसे कि मैडम ने बहुत अच्छी बातें बताई कि हम अपने भविष्य के लिए मृदा को कैसे बचा के रखें। भविष्य के लिए मृदा को बचा के रखने के लिए उसमें जो भौतिक, रासायनिक या फिर जो भी हमारी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है उसको हमें सस्टेनेबल बनाना है, यानी दिन तक हमें उसको सस्टेन करके रखना है। उसकी जो अच्छी प्रक्रियाएं होती है उसके अंदर उसको बरकरार रखना है। तो ये कैसे बरकरार रहेगी? बहुत सारे जो वैज्ञानिक थे हमारे केवीके से, उन्होंने भी ऑर्गेनिक कार्बन पे बहुत ज्यादा फोकस किया जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन ऐसी एक प्रक्रिया है जिससे हम सॉइल में या मृदा में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा को वृद्धि करा सकते हैं। चाहे आप वो फार्म में ही उसको डिकम्पोज कर ले, या फिर आप लाके कंपोस्ट बनाए, या फिर आप बायोचार बनाए, या कोई भी ऐसे विधि को आप लें जिससे आप उस फसल अवशेष को कोई ना कोई तरीके से प्रबंधन कर पाए। तो अगर हम लोग उसको फील्ड में भी या फार्म में भी या खेत में डायरेक्ट डाल देते हैं तो क्या होती है? आप एक नाम सुने होंगे, बायोलॉजिकल टिलेज। बायोलॉजिकल टिलेज क्या होती है? जो जीव होते हैं, जैसे कि आप बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फंजाई बोल सकते हैं, एक्टिनोमाइसीट्स बोल सकते हैं, तो वो अपनी जो लाइफ साइकिल यानी जो अपनी प्रक्रिया होती है, जीवनचर्या की जो प्रक्रिया होती है मिट्टी के अंदर करते हैं, तो उनकी जो संख्या होती है वो बहुत वृद्धि हो जाती है। अगर हम मिट्टी में कोई भी अवशेष को डाल देते हैं तो भले ही वो कुछ दिन ले, मतलब डिकम्पोज होने के लिए कुछ दिन तो वो लेंगे ही, उसी क्रम में हमारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मात्रा बढ़ती जाती है। तो जैसे ही वो बढ़ेंगे, विघटन की प्रक्रिया भी बढ़ेगी, तो ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारी मिट्टी में बढ़ती रहेगी। और ऑर्गेनिक कार्बन ऐसे एक तत्व है जो डिपेंड करता है अन्य पोषक तत्वों की रखने की क्षमता मिट्टी में, तो उनकी भी मात्रा धीरे धीरे उसमें वृद्धि होगी। तो चाहे मैंने जैसे आपको बताया, चाहे आप खेत में ही डाल दें, चाहे आप बाहर लाके कंपोस्ट बनाए या फिर बायोचार बनाए, एक ही उसकी हमारी मेन एम जो होती है कि ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा हमारी मृदा में बढ़े, और उसको बढ़ाने से हमारी मृदा की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है, फिजिकल हो, केमिकल हो, बायोलॉजिकल हो, ये तीनों जो प्रॉपर्टी होती है, जो उसकी प्रक्रियाएं होती है, उसमें वृद्धि जी। मैडम, अभी एक और सवाल आ रहा है ट्रेनिंग को लेकर कि क्या हम आपके यहाँ ट्रेनिंग कर सकते हैं? आपने वैसे बताया कि कितने लोगों की जरूरत होगी, लेकिन फिर एक बार ये अमन कुमार है, इन्होंने अपना जगह नहीं लिखा है, बट ये जो भी आप जिस जिले से, प्रत्येक जिला में कृषि विज्ञान केंद्र होता है, आप जिस जिले से भी हैं उस जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में जाइए, आपका अवश्य ट्रेनिंग होगा जी। और अभी मैडम आप कह रही थी अभी वर्मी कंपोस्ट बना सकते, तो कैसे वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे किसान भाई? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो पुआल है उसकी मात्रा कितनी है, आप कितनी बीघा या कितनी हेक्टेयर में आप अपना खेती करते हैं। तो पुआल की जो क्विंटल या जो भी उसकी मात्रा होगी उसके हिसाब से आप कितना कंपोस्ट क्वांटिटी यानी कितना बनाएंगे वो पहले डिसाइड करेंगे। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए 2-3 जो मेन चीजें होती है, एक तो पुआल या फिर जो भी अवशेष होते हैं, फसल के अवशेष होते हैं, एक तो अर्थवर्म आप सुने होंगे जिसको केंचुआ हम लोग बोलते हैं, और एक गोबर।
ये 3 पदार्थ मेनली चाहिए। अगर इसकी अवेलेबिलिटी है किसान के पास या फिर कहीं से वो ला सकते हैं, तो ये वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, खेत में नहीं बन पाएगी। आप अपने फार्म को पहले उसको लाना पड़ेगा, उसके बाद आप उसमें वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे किसानों के पास जगह कितनी, तो वो फिर पीट बना के जैसे नॉर्मल कंपोस्ट बनता है, बस वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि इसमें केंचुआ किया जाता है। उसमें भी गोबर दिया जाता है, इसमें भी गोबर दिया जाता है, बट क्योंकि केंचुआ क्या करते हैं, उस कंपोस्टिंग प्रोसेस को और थोड़ा मतलब घटा देती है, दिन घटा सकते हैं और भी एनरिच हो जाता है। तो उस तरीके से आप फार्म से बाहर लाकर पुआल को आप वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं। अमन कुमार जी ने जवाब दिया है मैडम, ये गया से। तो गया के कृषि विज्ञान केंद्र में आप संपर्क कीजिए, वहाँ आपका प्रशिक्षण हो जाएगा जी। इसके गया बाद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र है, आप वहाँ देख लीजिए आपका एरिया किस कृषि विज्ञान केंद्र में आता है, वहाँ जाकर के आप कर सकते हैं। पंकज सर से मेरा एक सवाल है सर, अभी जो ये समस्या है, अभी हम बिहार की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे जानना है कि पूरे भारत में इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है फसल अवशेष जलाने से। देखिए, फसल अवशेष कहीं भी अगर आप जलाते हैं, चाहे बिहार में जलाइए चाहे हरियाणा में जलाइए, वो प्रदूषण को फैलाता ही है। और तो हमारा यही कहना है कि इसको रोकने के लिए आपको आगे आना होगा। और जैसे कि आपको फसल अवशेष प्रबंधन में जैसे आप कंबाइन का प्रयोग अगर कर रहे हैं, तो आप उसमें उस कंबाइन हार्वेस्टर में एसएमएस या सुपर एसएमएस सिस्टम लगवाएं अगर नहीं है, और लगवाने के बाद उसमें हैप्पी सीडर का प्रयोग करें। अगर खेत में ज्यादा नमी है तो हैप्पी सीडर का प्रयोग करके जीरो टेक्नोलॉजी आप अपनाएं। या अगर नमी अगर उड़ गया है खेत में, अगर कम है, तो आप वो सुपर सीडर का प्रयोग करके आप जो है उसको कम कर सकते हैं। ऐसे तो अगर इस टाइप से अगर आप जलाते हैं तो भारत पर के प्रदूषण में के हवा में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलेगा। जी मैडम, कस्तूरी मैम से एक सवाल है, ये सवाल आया है अमन कुमार जी से। इन्होंने पूछा है कि अपने खेत के सॉइल को हम कहाँ जांच करते हैं। हमारे यहाँ पे जैसे कि मैडम ने बताया, वो किस जिले में पहले रहते हैं। अगर उनकी जिले में जो भी केवीके है उसमें सॉइल टेस्टिंग की फैसिलिटी अगर है तो वहाँ पे वो टेस्टिंग करा सकते हैं। नहीं तो हमारी इस यूनिवर्सिटी में सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी एक एस्टेब्लिश्ड एक लैबोरेटरी है, तो वहाँ पे भी हर एक पोषक तत्वों के लिए, मतलब सॉइल में कितना पोषक तत्व है, जैसे कि नाइट्रोजन, पोटाशियम, तो उसकी एक क्या डिटेल्स कितना हम लोग न्यूट्रिएंट टेस्ट करेंगे वो बनाया गया है। तो उसको हम लोग सॉइल का हेल्थ कार्ड के हिसाब से दे दें जो भी टेस्टिंग होगी। तो यहाँ पे हेडक्वार्टर में भी वो अपनी अगर सैंपल ला पाएंगे तो यहाँ पे भी टेस्टिंग हो सकती है। मृदा कार्ड के बारे में भी कुछ मैडम आप। हाँ जी, ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड होता है, मृदा कार्ड होता है, हमारी जो माननीय प्रधानमंत्री है ये उस पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। साथ ही हमारी बिहार सरकार भी इस पे बहुत ज्यादा जोर दी हुई है। और कई सालों से हमारे यहाँ पे सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी बहुत प्रोफेशनल रूप में है यूनिवर्सिटी में, और हमारी यूनिवर्सिटी में भी ये बहुत एक्टिव रूप से इसमें काम हो रही है। तो इसमें क्या होती है, जितने भी पोषक तत्व या जितने भी न्यूट्रिएंट होते हैं सॉइल में, आप कार्बन से शुरू करके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं जैसे जिंक, कॉपर, मैंगनीज या और भी बोरन, मोलिब्डेनम, तो सारे की टेस्टिंग उसमें हो सकती है। तो लगभग 15-16 पैरामीटर्स की टेस्टिंग होती है। और उस हेल्थ कार्ड में ये बताया जाता है कि आपकी खेत की जो सॉइल है, क्या मृदा है, उसमें कितना पोषक तत्व ये सारे हैं। अगर उसमें कमी पाई जाती है तो आप कितना मात्रा में अपने खेत में उसको प्रयोग करें फर्टिलाइजर के। तो ये हेल्थ कार्ड में ये सारी चीजें मिल सकती जी। तो अभी आपने जान लिया कि कहाँ पर आप सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। यहाँ पर भी व्यवस्था है हमारे बिहार कृषि महाविद्यालय में, आप यहाँ आकर भी सॉइल टेस्टिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा एक बार मैं फिर अपने दर्शकों को बता दूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम का विषय है फसल अवशेष प्रबंधन। आप इस पर आधारित कोई भी सवाल है आपके पास और आप जवाब पाना चाहते हैं तो हमारे वैज्ञानिकों से पूछ सकते हैं, सीधा जवाब आप पा सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन आपको पूछना है सवाल फसल अवशेष प्रबंधन पर। एक बार फिर पंकज सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, यांत्रिकरण विधि से भी फसल अवशेष प्रबंधन किया जा सकता है, तो कैसे करें? अभी हम बता रहे हैं कि
अगर आप जैसे कि कंबाइन हार्वेस्टर से आप अगर फसल को कटाए, जैसे 14 फीट का या 16 फीट का आपका कंबाइन हार्वेस्टर है, उसमें जो कंबाइन हार्वेस्टर जो फसल का अवशेष जो गिराते हैं वो लगभग 6 फीट पर गिरता है। तो उस टाइप में क्या होता है कि 6 फीट पर बहुत ज्यादा पुआल हो जाता है। तो इसी में आप SMS सिस्टम या सुपर SMS सिस्टम आप उस मशीन में अगर लगा हुआ है तो आपका क्या पुआल जो है एक यूनिफॉर्म कंडीशन में आपको गिरता है पुआल खेत में। उसके बाद आपको खेत में अगर पर्याप्त नमी है, जैसे 30% तक नमी है, तो आप जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी से गेहूं को बुआई कर सकते हैं। वो माध्यम होगा हैप्पी सीडर, यानी हैप्पी सीडर का प्रयोग करके आप जीरो टिलेज विधि से आप गेहूं की खेती कर सकते हैं। या फिर अगर नमी आपको अगर कम हो गया है तो आप सुपर सीडर से भी आप जो है आप बुआई कर सकते हैं, लेकिन वो लाइन सोइंग होगा, यानी कि आप लाइन में बिजाई करेंगे। लेकिन अगर आप का फसल ऊपर से काट लिया गया है और 1.5 फीट लगभग फसल अवशेष उस पर जड़ में लगा हुआ है, तो उस कंडीशन में आप स्ट्रॉ चॉपर का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर लगभग 1 फीट भी है तो आप हैप्पी सीडर का प्रयोग कर सकते हैं। 1 फीट यानी 10 इंची से लेकर के 1 फीट का पुआल आपका खेत में लगा हुआ है, अभी कटा नहीं है, और ऊपर से काट लिया गया फसल, तो हैप्पी सीडर उसमें भी चला सकते हैं। और हैप्पी सीडर चलाने में आपको बहुत ही अच्छा ढंग से बुआई हो जाएगा। तो इस ढंग से आप स्ट्रॉ चॉपर का प्रयोग करके या फिर हैप्पी सीडर या सुपर सीडर को करके आप जो है फसल का अवशेष प्रबंधन करते हुए बिजाई कर सकते हैं। जी एक सवाल और कस्तूरी मैडम आपसे, बायोचार की हम बात करते हैं इसमें, तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। बायो जैसे हम फसल अवशेष प्रबंधन की जब बातें करते हैं, बहुत सारे प्रयोग हैं या बहुत सारे विधियां हैं जिसको लेके हम लोग फसल अवशेष प्रबंधन कर सकते हैं। तो इसमें बायोचार तकनीकी जो है वो बहुत एक मेरे मतलब अगर मृदा की बात किया जाए तो बायोचार की जो तकनीक है वो बहुत कारगर। बायोचार क्या है, पहली तो जब हम लोग पराली जलाते हैं उसका, जैसे कि सर ने बताया, मैम ने भी बताया, उससे 2 चीजें बहुत प्रभावित होती है। एक तो हमारी वायुमंडल होती है और दूसरी हमारी मिट्टी। तो मिट्टी में जितने हमारे जीवाणु होते हैं उनकी मतलब जो वो सारे मर जाते हैं, और जो हमारी वायुमंडल होते हैं उसमें पॉल्यूशन होती है। तो बायोचार जब हम लोग बनाते हैं उसकी जो प्रक्रिया होती है, बनाने की जो विधि होती है, तो उसमें बहुत कम ऑक्सीजन है, बहुत कम ऑक्सीजन में उस पुआल को हम लोग जिस विधि को हम लोग बोलते हैं पाइरोलिसिस, ठीक है ना, बहुत कम ऑक्सीजन की मात्रा उसमें लगती है और उसको हम लोग एक नियंत्रित तापमान में उसको हम लोग जलाते हैं। 300 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड में उसको हम लोग एक स्ट्रक्चर बनता है, बायोचार बना, एक कंटेनर बनती है, उसको मतलब ऑक्सीजन आने नहीं देते हैं अंदर, तो उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन में हम लोग जलाते हैं। तो कुछ घंटे, जैसे 3 से 4 घंटे के बाद क्या होती है, उसपे जो पदार्थ रहते हैं जैसे कि मॉइस्चर या जो भी उसमें जो बाष्पीभूत हो सकते हैं, तो वो जब हो जाते हैं तो जितने न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व रहते हैं वो क्या होते हैं, कोयला आप जानते होंगे, कोयला के जैसे छोटा कोयला के रूप में वो नीचे की परत में फिर जमा होने लगते हैं, यानी वो ऐश नहीं बनते। जैसे आप कोई चीज बाहर में जलाओगे तो क्या हो जाएगा, ऐश बन जाएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में ऐश नहीं बनेगी। कोयला जैसी वो जितने भी हमारे पुआल होंगे उसके छोटे छोटे टुकड़े बन जाएंगे, काला उसका कलर होता है तो वो बन जाएंगे। और ये क्या होती है, एक सॉइल कंडीशनर के रूप में आप खेत में डाल सकते हैं। और इसकी बहुत सारे उपकारिताएं हैं, मतलब इसको बोलने में भी बहुत लंबा समय लगेगा, बट ये बहुत लाभदायक, ये पोषक तत्व की विकल्प नहीं है, बट सॉइल में अगर इसको हम डालते हैं, इसकी डालने से बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती। एक सवाल और आया है सर गोपाल राय जी का, ये पूछ रहे हैं पंकज सर से कि क्या बिहार गवर्नमेंट ने स्ट्रॉ बेलर मशीन प्रोवाइड किया है या फिर कुछ इससे रिलेटेड। बिहार सरकार में जो स्ट्रॉ बेलर मशीन पर जो अनुदान दिया है, प्रोवाइड ने अनुदान देती है सरकार। आप जो है कृषि समन्वयक हो या एग्रीकल्चर या फिर BO साहब से आप बात कर सकते हैं। आप ऑनलाइन उसका आवेदन करिए। आवेदन करने में बस यही है कि वहां पर स्ट्रॉ बेलर जो स्क्वायर में है उस पर अनुदान नहीं है। आपको
जो अनुदान दिया गया है वो राउंड बेलर पर है। राउंड बेलर पर आप अनुदान ले सकते हैं बिहार सरकार के थ्रू, लेकिन स्क्वायर बेलर थोड़ा महंगा होता है, राउंड बेलर थोड़ा सस्ता होता है। राउंड बेलर अप्रोक्स 4 लाख के अंदर आ जाएगा, लेकिन स्क्वायर बेलर 8 लाख से लेकर के 10 लाख तक के बीच में आएगा, जो कि आपको रस्सी से आपको स्क्वायर करके आपको बनाया जाएगा। राउंड बेलर में ज्यादा वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है जहाँ की आपको फसल अवशेष से जो बिजली तैयार होता है वहां पर वो बेल बिक जाता है, तो उससे आपको चैक कटर में थोड़ा सा दिक्कत होगा, ऐसे आप देख सकते हैं। या फिर बिना अनुदान का अगर आपको लेना है तो आप स्क्वायर बेलर आप ले सकते हैं, बिहार सरकार के तरफ से स्क्वायर बेलर पर अनुदान है। जी दर्शकों, हम आप सभी को बता दें आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में अनीता मैडम थी। जी हाँ, विषय वस्तु विशेषज्ञ और पीसीबी हैं ये केवीके सबौर की, और काफी फेमस है महिला किसान के बीच, और जिन्होंने आपको बहुत सारी बातें बताई हैं। खासतौर पर महिला किसान जो है उन्हें बताया है कि कैसे आप फसल अवशेष के का प्रयोग करके आप मशरूम उत्पादन कर सकती हैं और अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकती हैं अपनी आय में। हमारे साथ ही कस्तूरी मैडम जो आपको बता रही थी कि उर्वरा शक्ति आप कैसे बढ़ा सकते हैं, और बहुत सारे सवाल जो आपने पूछे हैं इनसे। हमारे साथ हैं पंकज कुमार सर, जिन्होंने आपको यांत्रिकरण से रिलेटेड बहुत सारे बातें बताई हैं फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर। तो मैं आप सभी को बता दूं कि आज इस कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपसे अगले बार, जी हाँ, एक अलग विषय के साथ, और आप अपने सवाल जरूर तैयार रखें। जो विषय होगा हम आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देंगे, अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको पता चल जाएगा, और उस विषय से रिलेटेड सवाल आप हमारे वैज्ञानिकों से सीधे पूछ सकते हैं लाइव, जी हाँ, हमारे BAU सबौर YouTube चैनल पर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।